एवरीवन, माय नेम इज अमृता। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे इस चैनल वेदास्त्रा में। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का एक प्यारा सा चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? ये जो शब्द है बायोलॉजी अपने आप में ही हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज नाम हमें काफ़ी कुछ बता देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम बायोलॉजी का मतलब समझते हैं। बायो का मतलब होता है यहाँ लाइफ, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब हम बायोलॉजी के अंदर लाइफ की स्टडी करते हैं। हम यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम। बायोलॉजी is the branch of science which deals with the study of life and living processes एक्सेट्रा। या तो हम बायोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, या उनकी बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, या इस धरती पर लाइफ कैसे आई, ये सब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यही हमने अपनी डेफिनेशन में भी लिखा कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, कि बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस के साथ, जीवन और उसके प्रोसेसेस के साथ। बेसिकली बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है। इट इज मेजर टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली दो ब्रांचेस होती है। पहली जो ब्रांच होती है वो होती है जूलॉजी, एंड दूसरी जो होती है वो होती है बॉटनी। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी, और बॉटनी के अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट की स्टडी। जो हमारे जूलॉजी के फादर हैं वो एरिस्टोटल है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी वो है हमारे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये सिर्फ बायोलॉजी के ही फादर नहीं, बल्कि ये मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी एंड बायोलॉजी एंड जूलॉजी तीनों के ये फादर हैं। बहुत सारे चीज़ों के पिताजी रह चुके हैं। बॉटनी के पिता जो हैं, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी वो है हमारे थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस है। जो हमारे एरिस्टोटल जी हैं ये हमारे ऑल्सो द फादर ऑफ बायोलॉजी and
मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। ये हमारे बायोलॉजी एंड मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के भी फादर हैं एंड जूलॉजी के भी फादर। ये सारी बायोलॉजी के बारे में बहुत ही बेसिक बातें जान ली हैं। क्योंकि हम यहाँ सेल बायोलॉजी पढ़ने आए हैं, तो सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि सेल होता क्या है। हमारी जो पहली यूनिट है उसका नाम ही है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। तो सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life. Unit of life. बिकॉज आपने ये लाइंस जो है वो बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको इस लाइन का मतलब डिकोड करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले लाइफ, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे जिंदा कहना है तो उसमें सेल प्रेजेंट होगा। तो हम लाइफ, सेल होता क्या है, सेल के बारे में जानते हैं। सेल इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर होती है। अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा कहना है तो मुझे उसमें सेल की प्रेजेंस होनी चाहिए। सेल के बिना अगर मैं यहाँ जिंदा हूँ तो सेल की प्रेजेंस की वजह से हूँ, अगर ये मार्कर नॉन लिविंग है तो ये सेल की एब्सेंस की वजह से है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें लिविंग कहने के लिए उसमें सेल का होना बहुत जरूरी है, मतलब सेल की मैंडेटरी बहुत जरूरी है। हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि सेल इज मैंडेटरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे जिंदा कहना है तो उसमें सेल का होना कंपलसरी है। सेल के बिना हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा नहीं कह सकते। दूसरी बात आती है यूनिट से आप क्या, यूनिट क्या होती है। अगर कोई बड़ा सा ढांचा आपको दिखाई दे तो उसकी एक यूनिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा घर बनाना है तो एक एक ईंटों को रिपीट कर करके मैं एक अपना घर बनाती हूँ। ईंटों जो मेरे घर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो ईंट है। एक एक ईंट ने रिपीट हो होकर मेरे पूरे घर को बनाया। इसी प्रकार से हमारी जो बॉडी होती है वो सेल, एक एक सेल रिपीट हो होकर हमारी पूरी बॉडी को अगर आपकी बॉडी की कोई यूनिट पूछ ले कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिपीट हो होकर हमारी पूरी बॉडी को तैयार करती है, तो वो है सेल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ जस्ट लाइक bricks a house। लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार हुई है, उसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। कि आवर कंप्लीट बॉडी is formed by cell। कि जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर। ऐसे हम लाइफ की फंक्शनल यूनिट के बारे में जानेंगे। फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? ऑल मेजर फंक्शन ऑफ बॉडी
is done inside cell, कि जितने भी मेजर फंक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल के अंदर होते हैं, इसलिए हमने इसे फंक्शनल यूनिट भी कह दिया। मेन बात ये है कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा कहना है तो उसके बॉडी के अंदर सेल का होना कंपलसरी है। बिना सेल के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित नहीं कह सकते। ये तो हमने सेल के बारे में जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी more than 200 different types of cells। हमारी बॉडी के अंदर 200 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के सेल पाए जाते हैं, जैसे चिक सेल, किडनी सेल, लीवर सेल और भी बहुत सारे सेल। हम यहाँ सेल बायोलॉजी पढ़ने आए हैं। हमने सेल की डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन हम यहाँ अब जानेंगे कि सेल बायोलॉजी क्या होती है। सेल बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सेल बायोलॉजी क्या होती है? Here we study about structure, function and division of cells। सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसकी शक्ल देख लेते हैं, फंक्शन की बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो देखते हैं, एंड डिवीजन ऑफ सेल्स कि सेल हमारा कैसे डिवाइड हो रहा है। ये सब सारी की सारी बातें हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। हमने सेल बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल की डिस्कवरी किसने की? यहाँ 3 मेजर साइंटिस्टों का रोल आता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। ये हमारे 65 में आए और इन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्व कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखा। ये जो थी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पूरा का पूरा जो था ये खाली कंपार्टमेंट था। तो इन्होंने कह दिया कि एम्प्टी कंपार्टमेंट, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया सेलुला, सेलुला इन्होंने इसको कह दिया। इसके जो बाहरी जो प्रोटेक्टिव कवर था इसको इन्होंने कहा सेल वॉल कह दिया इन्होंने इसको। इन्होंने देखा कि एम्प्टी कंपार्टमेंट है, मतलब इसके अंदर कुछ भी भरा नहीं है। तो इन्होंने कह दिया कि नो साइटोप्लाज्म नहीं था इसके अंदर। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई साइटोप्लाज्म ही नहीं है तो ये सेल जो है ये डेड सेल है। तो इन्होंने लिख दिया कि सेल्स आर डेड।
तो इन्होंने कोई लिविंग सेल नहीं देखा, इन्होंने देखा डेड सेल। कॉर्क सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि ये तो डेड सेल है। उन्होंने एक बुक भी लिखी, रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखी। उन्होंने रॉबर्ट हुक wrote a book named Micrographia. माइक्रोग्राफिया, इन्होंने एक बुक लिखी, इन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी। इन्होंने अपने जो सेल की डिस्कवरी की थी, इसमें इन्होंने अपना इसका कुछ डिस्कशन भी किया। रोड की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक होती है, इन्होंने सिंपल लेंसेज का यूज करके अपने ये जो सेल्स की डिस्कवरी की, क्योंकि उस टाइम पर कोई एडवांस किस्म के लेंसेज नहीं थे हमारे पास, माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो उन्होंने यूज्ड सिंपल लेंसेज to watch कॉर्क सेल। उन्होंने सिंपल लेंसेज का यूज किया और कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए वो रॉबर्ट हुक आए और उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि ये कोई लिविंग सेल नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक डेड सेल की डिस्कवरी की। दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट आए वो थे एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक, ये हमारे आए थे 1674 के अंदर, और इन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा, इन्होंने पहली बार मोटाइल सेल्स को देखा। ही ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मैनी मोटाइल सेल्स like sperm, बैक्टीरिया, इन्होंने प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब होता है लोअर और जोआ का मतलब होता है एनिमल लाइफ। इन्होंने चलते फिरते सेल्स देखे, मतलब लिविंग सेल्स को इन्होंने पहली बार देखा और इन्होंने कहा ही कॉल्ड देम, इन्होंने इनका नाम रख दिया एनिमलक्यूल। इन्होंने इसका नाम रख दिया एनिमलक्यूल्स, एनिमल के जैसे चलते फिरते मॉलिक्यूल्स, एनिमलक्यूल्स। सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक है और उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया और बताया कि उन्होंने एक डेड सेल को देखा, मतलब उन्होंने लिविंग सेल को नहीं देखा। दूसरे साइंटिस्ट जो हमारे एंटोन वॉन लीवेनहुक है और उन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स को देखा, मोटाइल सेल्स को देखा और उन्होंने उसका नाम रख दिया एनिमलक्यूल्स, की एनिमल्स के जैसे चलते फिरते मॉलिक्यूल्स, एनिमलक्यूल्स। तीसरे हमारे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831 के अंदर। ये आए और इन्होंने 1831 के अंदर न्यूक्लियस के अंदर
सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो हमें भी पता चल गया कि न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई, किसने डेड सेल को देखा, किसने लिविंग सेल को देखा, और न्यूक्लियस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। अब हम ये जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, कि नंबर के बेस पर ऑर्गेनिज्म जो हमारे कितने टाइप के, तो वो हमारे 2 टाइप्स के हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैन बी 2 टाइप्स। पहला जो है वो हमारा है यूनिसेलुलर, एंड सेकंड जो है वो हमारा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यूनि का मतलब होता है 1 एंड मल्टी का मतलब होता है मैनी। यूनि का मतलब होता है 1, मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे प्रोटिस्टा, अमीबा, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। जो प्रोटिस्टा होता है वो हमारा यूकैरियोटिक होता है, मतलब कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स हैं हमारे प्लांट, मोस्ट प्लांट, मोस्ट फंगी, एंड ऑल एनिमल। मोस्ट प्लांट क्यों? क्योंकि क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी एल्गी है जो यूनिसेलुलर होता है। ऐसे ही ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ऑल एनिमल्स जो वो लगभग सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसका एक फीचर होता है, कि ये कैपेबल होता है, कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। ये अपने सारे के सारे काम जो है वो खुद कर लेता है। मतलब इसमें यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल प्रेजेंट है, तो डाइजेशन भी उसी से होगा, रिप्रोडक्शन भी उसी से होगा, लोकोमोशन भी उसी से होगा, डाइजेशन भी उसी से होगा, हर काम ये खुद कर लेता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। कोई रिप्रोडक्शन में अपना हेल्प कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई सेल्स लोकोमोशन कर रहा है, कोई डाइजेशन कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, सभी के सभी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करने के लिए एक सेल का होना बहुत जरूरी है, मतलब एक सेल तो उसमें होना ही होना चाहिए। तो हमने ये भी जान लिया कि नंबर के बेसिस पर हमारे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब पढ़ लेते हैं हम सेल थ्योरी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अब इसे अच्छे से पढ़ें। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। इसमें 3 मेजर साइंटिस्टों का कॉन्ट्रीब्यूशन आया है। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है स्क्लेडन, स्क्लेडन तो थे
थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे और प्लांट पर रिसर्च करते थे, मतलब बोटनिस्ट थे। तो ये जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे और प्लांट पर रिसर्च करते थे, इसमें बोटनिस्ट थे, तो ये जर्मन बोटनिस्ट थे। ये 1838 में आए, 1838 के अंदर आए और इन्होंने कहा, इन्होंने ऑब्जर्व किया, he observed many plants, एंड इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एंड सेड दैट उन्होंने कहा कि बॉडी ऑफ प्लांट is made up of various different types of cells, which further make different type of tissue. क्लेडन साहब आए और 1838 में इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और कहा कि जो प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और कहा कि बॉडी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की बॉडी है वो बनी हुई है बहुत से डिफरेंट सेल्स से, और जो सेल्स है वही फर्दर डिवाइड होकर हमारे टिश्यू बनते हैं। हमने क्लेडन साहब के बारे में पढ़ा कि वो 1838 में आए और उन्होंने बहुत से प्लांट्स पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी प्लांट्स की बॉडी है वो सारी की सारी सेल से बनी हुई है। दूसरे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो है स्वान साहब। स्वान सेल्स को आप न्यूरॉन्स के अंदर भी पढ़ते हैं। ये क्लेडन साहब के 1 साल बाद आए 1839 में, और ये भी जर्मनी के रहने वाले थे, और ये एनिमल्स पर रिसर्च करते थे, इसलिए इन्हें जूलॉजिस्ट कह दिया गया। जर्मनी के रहने वाले थे और एनिमल्स पर रिसर्च करते थे, इसलिए इनको जर्मन जूलॉजिस्ट कह दिया गया। तो ये जब जूलॉजिस्ट थे तो ये एनिमल पर रिसर्च किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, ही observed many animal cells and reported a thin layer around them. Is called cell membrane today. इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और इन्होंने एनिमल सेल्स के अराउंड एक थिन लेयर देखी, और उन्होंने सिर्फ थिन लेयर देखी, उन्होंने इसका नाम नहीं दिया। हम आज के टाइम पर उस थिन लेयर को सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने एनिमल सेल पर रिसर्च किया और उन्होंने एक थिन लेयर देखी। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एनिमल पर ही होती है या फिर प्लांट्स पर ही होती है। प्लांट्स पर उन्होंने सोचा कि मैं प्लांट्स पर भी रिसर्च करके देखता हूँ कि क्या ये लेयर प्लांट्स पर भी पाई जाती है। तो ही then observe plant cell and found out
found out that they have cell bone outer to cell membrane. इन्होंने जब प्लांट सेल पर रिसर्च की तो ये खुद चकित रह गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि एनिमल सेल पर सिर्फ एक ही लेयर पाई जा रही थी, लेकिन इन्होंने देखा कि सेल, जैसे ही इन्होंने प्लांट की सेल पर रिसर्च किया तो इन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन एक सेल वॉल भी यहाँ प्रेजेंट है। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दी। इन्होंने कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। इन 10-15 प्लांट्स पर रिसर्च किए, 10-15 एनिमल्स पर रिसर्च किए, और इन्होंने अपने आप से ही कह दिया बिना एक्सपेरिमेंट किए ही कि बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स are formed of cells and product of cells. इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स की बॉडी है एंड एनिमल्स की जो बॉडी है वो सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बनी हुई है। इन्होंने ये सिर्फ हाइपोथेसिस दी। बाद में हमारे स्क्लेडन साहब आए और स्वान साहब से बोले कि मैं बोटनिस्ट हूँ और तुम जूलॉजिस्ट हो, हम दोनों अलग अलग मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पर रिसर्च करते हैं और आपकी इस हाइपोथेसिस को सेल थ्योरी में बदल देते हैं। तो इन्होंने कहा सो दैट together formulated cell theory. इन्होंने कहा all plants and animals are formed of cells and product of cells. इन दोनों ने बहुत से प्लांट्स एंड बहुत से एनिमल्स पर रिसर्च किए और आखिरकार ये बात इन्होंने प्रूव कर दी कि जितने भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सभी की सभी सेल से एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बनी हुई हैं। बाद में इन्होंने इनसे पूछा गया कि आपने ये तो बता दिया कि जो हमारे प्लांट्स की बॉडी है एंड एनिमल्स की बॉडी है वो सारे के सारे सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बनी हुई हैं, लेकिन जो हमारे न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज कैसे होते हैं? ये दोनों ये बात नहीं बता पाए। स्क्लेडन एंड स्वान साहब ने ये बात, और यही इनकी ड्रॉबैक बनी। They didn't describe origin of cell, new cells। ये दोनों ही नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। यही इनकी ड्रॉबैक थी। फाइनली हमारे तीसरे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को। ये हमारे 1855 में आए और इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। इन्होंने बताया
ओमनी सेलुला, सेलुला, ई सेलुला। ओमनी सेलुला, ई सेलुला, इन्होंने कहा कि जो पुराने सेल्स हैं उसी से ही न्यू सेल्स का निर्माण होता है। इन्होंने कहा कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या फिर ओल्ड। इन्होंने बताया कि जो हमारे न्यू सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स के डिवीजन से ही बनते हैं। तो आज कर दिया, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।